सर शुरू करो। हाँ जी, स्टार्ट कर दें। My name is Muhammad Bilal Ashraf and today my topic of presentation is category theorem and uniform boundedness theorem. थ्योरम स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास नोवेट डेंस सेट। लेट x बी अ नॉन स्पेस, m बी अ सबसेट ऑफ x। अब m को हम नोवेट डेंस सबसेट कब कहेंगे? अगर इंटीरियर ऑफ m क्लोजर इज एम्प्टी सेट, इफ m क्लोजर हैज एम्प्टी इंटीरियर। अब एम क्लोजर क्या होगा? एम क्लोजर इज इक्वल टू यूनियन ऑफ एम एंड लिमिट पॉइंट्स ऑफ एम। यानी एम क्लोजर का ये मतलब है कि अगर आप सेट एम के अंदर उसके तमाम लिमिट पॉइंट्स हैं तो जो नया सेट बनेगा। अब हाँ जी, आप कर रहे हैं। जी सर मैं कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है सर?
सर आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज आपकी हाँ जी आ स्क्रीन रही है, लेकिन आ रही है। हमारे पास है नाउ है डेंस सेट, लेट एक्स बी अ नॉन स्पेस, एम बी अ सबसेट ऑफ एक्स। अब एम को नाउ है डेंस सेट कब कहेंगे? अगर इंटीरियर ऑफ एम क्लोजर इज एम्प्टी सेट, इफ एम क्लोजर हैज एम्प्टी इंटीरियर। अब एम क्लोजर क्या है? एम क्लोजर इज इक्वल टू यूनियन ऑफ एम एंड लिमिट पॉइंट्स ऑफ एम। यानी एम क्लोजर का ये मतलब है कि अगर आप सेट एम के अंदर उसके तमाम लिमिट पॉइंट्स ले लें तो जो नया सेट आएगा उसे हम एम क्लोजर कहेंगे। अब एम्प्टी इंटीरियर क्या मतलब है कि किसी भी सेट का इंटीरियर एम्प्टी कब होता है? जब उसके अंदर कोई भी ओपन वॉल एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम कहेंगे कि उसका जो इंटीरियर है वो एम्प्टी है। अब एग्जांपल देखते हैं। लेट हमने सपोज हमारे पास मैट्रिक्स स्पेस है, सेट ऑफ रियल नंबर्स आर विद यूजुअल मैट्रिक डी। इसका हमारे पास सबसेट है सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर इज नोवेयर डेंस इन आर। ये नोवेयर डेंस क्यों है? क्योंकि z का क्लोजर z है, z का क्लोजर z के इक्वल क्यों है? क्योंकि z का अगर हम कॉम्प्लीमेंट लें तो वो ओपन आता है, और z क्लोज सेट है, और क्लोज सेट का जो क्लोजर होता है वो इट सेल्फ ही होता है। और इसका जो इंटीरियर होगा वो एम्प्टी होगा। क्यों? अगर जो z के अंदर हमारे पास जो पॉइंट्स पड़े हैं वो गैप पे पड़े हुए हैं, डिस्क्रीट पॉइंट्स हैं, तो हम जब उनके अंदर हमें कोई भी ओपन इंटरवल नहीं मिलेगा, इसलिए z का जो इंटीरियर होगा वो भी एम्प्टी होगा। यानी कि इंटीरियर ऑफ z क्लोजर जो होगा हमारे पास एम्प्टी होगा, और वो नोवेयर डेंस इन आर है। अब सेकंड एग्जांपल है हमारे पास यूजुअल मैट्रिक्स में एवरी सिंगलटन सेट इज नोवेयर डेंस इन आर। हर सिंगलटन सेट जो होता है वो नोवेयर डेंस होता है आर में। कोई भी हम पॉइंट ले लें ए बिलोंग्स टू आर, उसका जो क्लोजर होगा वो इसी के बराबर होगा, क्योंकि वो हर जो सिंगलटन सेट होता है वो भी क्लोज सेट होता है, और क्लोज सेट का जो क्लोजर होता है वो इटसेल्फ ही होता है, और इंटीरियर ऑफ ए क्लोजर क्या होगा? वो भी 5 होगा। यानी कि इसके अंदर कोई भी ओपन बॉल कंटेन नहीं आएगी, इसलिए जो सिंगलटन सेट होता है वो भी नोवेयर डेंस सेट होता है। इसी तरह जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हैं वो भी नोवेयर डेंस होते हैं। अब आते हैं फर्स्ट कैटेगरी एंड सेकंड कैटेगरी की तरफ। हमने सेट को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट कैटेगरी एंड सेकंड कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी का सेट कब होगा? किसी भी सेट को हम फर्स्ट कैटेगरी का कब कहेंगे? अगर x को हम उसके काउंटेबल यूनियन ऑफ नोवेयर डेंस सेट की फॉर्म में लिख सकें। अगर हम सेट x को उसकी काउंटेबल यूनियन ऑफ नोवेयर डेंस सेट की फॉर्म में लिख सकें तो उसे हम कहेंगे फर्स्ट कैटेगरी का। एग्जांपल देखते हैं। हमें पता है क्योंकि Q काउंटेबल है, और हमने कोई भी फॉर एवरी A बिलोंग्स टू Q, यहाँ पे A जो है कोई भी रैशनल नंबर है, और हमने पीछे प्रूफ किया है कि जो सिंगलटन सेट होते हैं वो नोवेयर डेंस सेट होते हैं, और Q को हम उसकी नोवेयर डेंस की कलेक्शन में लिख सकते हैं, इसलिए जो Q है वो हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी का होगा। क्लियर है? सबको क्लियर है यहाँ तक? जी जी बिलाल भाई क्लियर है, आगे चले। अब हमारे पास है सेकंड कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी का सेट कब होगा? अगर उसको हम उसके काउंटेबल यूनियन की कलेक्शन में ना लिख सकें तो उस सेट को हम कहेंगे सेकंड कैटेगरी का। अब हमारे पास है बेयर कैटेगरी थ्योरम, जिसकी स्टेटमेंट यह है कि कोई भी कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस जो होती है वो सेकंड कैटेगरी की होती है। क्या मतलब है कि अगर हमारे पास x कंप्लीट है और अगर x को हम उसकी क्लोज सेट की यूनियन में लिखें तो इनमें से कोई एटलीस्ट एक ऐसा होगा जिसमें कोई ओपन बॉल होगी। अगर ओपन बॉल नहीं मिलती तो यानी कि वो हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी का हो जाएगा। इसलिए हमारे पास कोई एक ऐसा एक ज़रूर होगा जिसमें कोई ओपन बॉल कंटेन होगी। प्रूफ शुरू करते हैं।
let X be a complete metric space, we have to prove that X is of second category. इसके लिए हमने प्रूव ये करना है कि X को हम उसके काउंटेबल यूनियन ऑफ क्लोज सेट की फॉर्म, नो वेट डेंस सेट की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो हम यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इसको प्रूव करेंगे। हम सपोज कर लेते हैं कि X को हम उसके काउंटेबल यूनियन ऑफ नो वेट डेंस सेट की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ पर हर एक जो है वो नो वेट डेंस सेट है। A1 A2 अप टू सो ऑन, जो भी सेट हैं ये सारे सेट हमारे पास क्या है, नो वेट डेंस सेट हैं। सिंस अगर A1 A2 A3 अप टू सो ऑन हमारे पास नो वेट डेंस सेट हैं, तो सिंस A1 इज नो वेट डेंस है, then there exists an open ball B1 of radius less than 1/2। यहाँ पे हम रेडियस अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हैं, डिसजॉइंट फ्रॉम A1। ये A1 से डिसजॉइंट होनी चाहिए क्योंकि A1 हमारे पास नो वेट डेंस सेट है। अगर ये नो वेट डिसजॉइंट नहीं होगी तो यानी कि B1 जो है वो A1 के अंदर होगी, इसलिए हमने डिसजॉइंट बॉल लेनी है A1, क्योंकि उसमें कोई भी ओपन बॉल कंटेन नहीं करती। लाइक दिस, यह हमारे पास A1 सेट है और यह हमने B1 बॉल लिए यहाँ पर रेडियस लेस देन 1/2 की, जो कि डिसजॉइंट है A1 से। हमने कंसीडर करनी है कंसेंट्रिक क्लोज बॉल F1 विद रेडियस इक्वल टू 1/4। कंसेंट्रिक क्लोज बॉल मतलब कि जो B1 का सेंटर था वही सेंटर इसका होगा, यानी कि सेम सेंटर की बॉल हमने F1 लेनी है जिसका रेडियस उस B1 की रेडियस के हाफ हो गई। इस यहाँ पे हमने B1 का रेडियस 1/2 लिया है, इसका हमने लेना है रेडियस 1/4। हम रेडियस यहाँ पे भी कुछ भी अपनी मर्जी से ले सकते हैं। इसी तरह सिंस A2 भी हमारे पास नो वेट डेंस है, सो F1 के अंदर हमें एक ओपन बॉल B2 ऐसी मिलेगी जिसका रेडियस B जो F1 बॉल है उसके रेडियस से लेस होगा, यानी कि 1/4 लेंगे, और वो भी डिसजॉइंट होगी A2 से। यहाँ पे देखें ये A2 हमारे पास ये डिसजॉइंट, ये A2 पड़ा हुआ है और हमने इसके अंदर B2 बॉल लिया F1 के अंदर जिसका रेडियस लेस देन 1/4 है। अब हम फिर एक कॉन्सेंट्रिक क्लोज बॉल लेंगे F2 जिसका रेडियस B2 के रेडियस से भी हाफ होगा, यानी कि 1/8। सिंस A3 भी नो वेट डेंस है और हमने F2 के अंदर एक ओपन बॉल लेनी है B3 जिसका रेडियस F2 के रेडियस से भी हाफ होगा, और वो भी डिसजॉइंट होनी चाहिए A3, क्योंकि इनमें A1 A2 A3 में कोई भी ओपन बॉल एग्जिस्ट नहीं करती, और ये जो ओपन बॉल लेनी है ये डिसजॉइंट होनी चाहिए इन सब से। इसी तरह कंटिन्यू करते जाएंगे। वी ऑब्टेन्ड अ सीक्वेंस ऑफ कंसेंट्रिक क्लोज बॉल। या ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज सेट्स की एक सीक्वेंस मिल जाए। यहाँ पे हमें Fn की सीक्वेंस मिल जाएगी जिसका रेडियस होगा 1/2n+1 एंड डायमीटर जिसका हो जाएगा 1/2n। यहाँ पे नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ सेट्स की अगर डेफिनेशन अप्लाई करें, उसकी डेफिनेशन क्या होती है नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज सेट्स की? नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज सेट्स की कि अगर an+1 कंटेन करे an में, पहली प्रॉपर्टी कंडीशन ये है कि an+1 कंटेन होना चाहिए an के अंदर। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो F2 है वो कंटेन कर रही है F1 में, इसी तरह F3 कंटेन कर रही है F2 में, सो ऑन। और डेल्टा Fn डायमीटर जो होगा वो 0 का अप्रोच करेगा एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ये हम 1/2 से देख सकते हैं कि n जब अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को डायमीटर हमारे पास 0 हो जाएगा। ये बोथ प्रॉपर्टीज नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज सेट्स की सेटिस्फाई कर रही हैं। अब इस पे हम कंटर इंटरसेक्शन थ्योरम लगाएंगे। कंटर इंटरसेक्शन थ्योरम क्या कहता है कि इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सेट्स की जो इंटरसेक्शन होगी वो नॉन एम्प्टी होगी। अगर नॉन एम्प्टी होगी तो उसमें कोई ना कोई एलिमेंट होगा। हम कह देते हैं कि देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ n Fn। x Fn में होगा, इंटरसेक्शन में है तो वो x Fn में भी होगा फॉर ऑल n इज इक्वल टू 1 2 3।
एक्स एक्स का भी एलिमेंट, और ईच एफ एन इज डिसजॉइंट फ्रॉम ए के, यानी कि एफ एन जो है डिसजॉइंट है ए के से, और एक केस, और x जो एलिमेंट है वो f1 का है, तो और fn डिसजॉइंट है तो वो x भी a k में नहीं होगा, या और a k में नहीं होगा तो वो x उनकी यूनियन में भी नहीं होगा, और यूनियन में नहीं होगा या x एलिमेंट है कैपिटल x का, तो हम लिख सकते हैं कि x इज नॉट इक्वल टू यूनियन ऑफ k इज इक्वल टू 1 इनफिनिटी a के। तो हमने लेके क्या चले थे, हमने सपोज किया था कि हम x को उनकी यूनियन में लिख सकते हैं, कंट्रेक्टली हमने ये सपोज किया था, लेकिन हमें यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन मिल गई कि x इज नॉट इक्वल टू यूनियन ऑफ इट्स क्लोज नोवेट डेंस सेट्स, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, यानी कि हमें साबित प्रूफ हो गया कि x जो है हमारे पास सेकंड कैटेगरी का है। क्लियर? कोई क्वेश्चन हो पूछ सकता है। जी जी क्लियर है क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं यूनिफॉर्म बाउंडनेस थ्योरम की तरफ। यूनिफॉर्म बाउंडनेस थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई भी बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स का कोई सीक्वेंस है और वो यूनिफॉर्मली बाउंडेड है, तो फिर यूनिफॉर्मली बाउंडनेस इंप्लाइज करती है पॉइंट वाइज बाउंडनेस। लेकिन अगर कोई सीक्वेंस पॉइंट वाइज बाउंड है तो ज़रूरी नहीं कि वो यूनिफॉर्म बाउंडेड हो। यूनिफॉर्म बाउंडनेस थ्योरम हमें वो कंडीशंस प्रोवाइड करता है जिसके लिए ये कन्वर्स होल्ड करता है कि दैट इज पॉइंट वाइज बाउंडनेस इम्प्लाइज यूनिफॉर्म बाउंडनेस। अब स्टेटमेंट क्या है इसकी, लेट टी एन बी अ सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स फ्रॉम अ बिनॉर्म स्पेस एक्स टू अ नॉर्म स्पेस वाई, कि अगर हमारे पास लीनियर ऑपरेटर की एक सीक्वेंस है फ्रॉम बिनॉर्म स्पेस एक्स टू अ नॉर्म स्पेस वाई, इफ फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स, कोई भी एलिमेंट ले लें कैपिटल एक्स से, टी एन एक्स जो हमारे पास जो वाई में सीक्वेंस बनेगी वो भी बाउंडेड होगी, दैट इज टी एन एक्स की नॉर्म लेस इक्वल टू होगी सी एक्स, दैट इज पॉइंट वाइज बाउंडनेस बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर एक्स। अब बाउंडनेस थ्योरम क्या कहता है कि then the sequence Tn की norm is also bounded, that is there is a positive real C side that Tn की norm less equal to C होगी, और ये जो है यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस है क्योंकि ये x पे डिपेंड नहीं कर रही। अब इसका हम प्रूव करते हैं। हमने ले लिया फॉर एवरी x बिलोंग्स टू x टी एन एक्स इज बाउंडेड, टी एन एक्स इज बाउंडेड यह हमें गिवन है कि जो वाई में जो सीक्वेंस मिल रही है टी एन एक्स वो हमारे पास बाउंडेड है, तो टी एन एक्स इज बाउंडेड सीक्वेंस इन वाई, दैट इज टी एन एक्स नॉर्म लेस इक्वल टू सी एक्स फॉर एवरी सी एक्स जो है पॉजिटिव है ग्रेटर देन जीरो है। हमने यहाँ पे एक्स की पार्टीशन करनी है, हमें पता है कि टी एन एक्स किसी ना किसी नंबर से लेस है, तो हम वो तमाम एलिमेंट्स जिनकी लेंथ लेस और इक्वल टू 1 है वो हम A1 में रख लेंगे। इसी तरह एक्स के वो तमाम एलिमेंट्स जिनकी लेंथ टी एन एक्स नॉर्म लेस और इक्वल टू है वो हम A2 में रख देंगे। इसी तरह कंटिन्यू सो ऑन, हमें क्या मिल जाएगा, एक्स के वो तमाम एलिमेंट्स जिनकी लेंथ टी एन एक्स नॉर्म लेस और इक्वल टू के है वो ए के में चले जाएंगे। हमने क्लेम ये करना है कि ए के जो है नॉन एम्प्टी है, क्लोज है, एंड एक्स इज इक्वल टू यूनियन ऑफ के इज इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी ए के। अब हम इसको फर्स्ट स्टेप को प्रूव करते हैं कि ए के नॉन एम्प्टी है, सिंस जीरो बिलोंग्स टू एक्स, जीरो एक्स का एलिमेंट है, टी एन हमारे पास लीनियर है, सो लीनियर ऑपरेटर की यह प्रॉपर्टी है कि जब वो ज़ीरो पे अप्लाई होता है तो ज़ीरो देता है, तो जब टी एन अप्लाई करेंगे ज़ीरो पर तो हमें मिलेगा ज़ीरो जो लेस इक्वल टू होगा के फॉर ईच के।
हमने पीछे कहा है कि टी एन एक्स नॉर्म लेस और इक्वल टू के है। अगर वो लेस इक्वल टू के है तो अगर हम के की वैल्यू यहाँ पर 1 लेंगे तो वो टी एन जीरो इज इक्वल टू जीरो लेस और इक्वल टू 1 वो A1 में भी होगी। अगर के की वैल्यू 2 लेंगे तो 0 लेस और इक्वल टू 2 होगी, वो A2 में भी होगी। अगर यानी कि ये तमाम में चला जाए, हर ए के में चला जाए, यानी कि 0 बिलोंग्स टू ए के फॉर ईच के विच इंप्लाइज ए के नॉन एम्प्टी है। अब हमने प्रूफ ये करना है कि ए के जो है क्लोज सेट है। क्लोज सेट है, हमने एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस ले ली एक्स एम इन ए के विद एक्स एम कन्वर्ज कर रही एक्स को एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। क्लोज सेट्स वो होते हैं जिनमें पाए जाने वाले तमाम सीक्वेंस की लिमिट्स भी उन्हीं के अंदर हों। दिस मीन जब हम इस पे टी एन को अप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा टी एन एक्स एम की नॉर्म लेस इक्वल टू के, और जब हम इस पे लिमिट्स अप्लाई करेंगे एम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, हमें मिलेगा टी एन एक्स नॉर्म की लेस टी एन एक्स नॉर्म लेस इक्वल टू के। टी एन और बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर्स की प्रॉपर्टी जो होती है वो कॉन्टीन्यूस भी होते हैं और उनकी नॉर्म भी कॉन्टीन्यूस होती है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एक्स बिलोंग्स टू ए के में, एक्स बिलोंग हो गया ए के में, देयरफॉर ए के जो है क्लोज्ड है, क्योंकि उसमें जो हमने सीक्वेंस ली थी वो भी उसी में कन्वर्ज कर रही है। जो एक्स एम की लिमिट थी एक्स, वो भी उसी सेट में कन्वर्ज कर रही है, यानी इसका मतलब ए के क्लोज सेट है हमारे पास। अब हमने प्रूफ ये करना है कि x इज इक्वल टू यूनियन ऑफ k इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए के, x इनकी क्लोज सेट की यूनियन में के तौर पर लिखा जा सकता है। अब इसको हम प्रूव करेंगे, क्योंकि x में हमने पार्टीशन। जी 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 आपकी आवाज नहीं आ रही, जी बोले। कुछ नहीं है, चले आगे। यहाँ पर हमने प्रूव ये करना है कि अब हमने प्रूव ये करना है कि x जो है यूनियन ऑफ इस क्लोज सेट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। हमने पीछे देखा कि जो ये जो सेट्स बने थे वो ए के में ही कंटेन कर रहे हैं। ये जो A1 A2 अप टू सो ऑन ए के वो एक्स के ही पार्टीशंस कर रहे थे। तो यानी कि ईच आल्सो ए के सबसेट हैं एक्स के फॉर ऑल के। अगर ए के सबसेट है एक्स का तो उनकी यूनियन भी सबसेट होगी एक्स की। अब हम ये प्रूव करना है कि x जो है कंटेन कर रहा है यूनियन ऑफ k इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए के में। हमने कैपिटल एक्स में से कोई पॉइंट ले लिया x, जब हम उस पर टी एन अप्लाई करेंगे और उसकी नॉर्म लेंगे तो वो हमें रियल नंबर मिलेगा। कोई टी एन एक्स की नॉर्म जो हमारे पास आएगी वो कोई रियल नंबर होगी। अब यहाँ पर आर्चिमेडियन प्रॉपर्टी हम लगाएंगे। क्या आर्चिमेडियन प्रॉपर्टी क्या होती है कि हर रियल नंबर के से बड़ा हमें एक नेचुरल नंबर मिलेगा, सच दैट टी एन एक्स नॉर्म लेस इक्वल टू सी एक्स लेस देन इक्वल टू एन नॉट। यह हमें कंडीशंस गिवन थी, टी एन एक्स नॉर्म लेस इक्वल टू सी एक्स, ये गिवन थी। इनसे सी एक्स भी हमारे पास रियल नंबर है, टी एन एक्स नॉर्म भी हमारे पास रियल नंबर है, तो इनसे बड़ा हमें एक नेचुरल नंबर मिल गया एन नॉट। इसका मतलब क्या हुआ, टी एन एक्स नॉर्म लेस इक्वल टू हो गया एन नॉट के। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, x किसको बिलोंग कर गया, ए एन नॉट को। और ए एन नॉट क्या था, सबसेट था जो कि कंटेन कर रहा था यूनियन ऑफ के इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी ए के में। यहाँ से साबित हो गया कि x भी सबसेट है यूनियन ऑफ के इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी ए के का। सो फ्रॉम यहाँ से हमने पहले प्रूव कर दिया था कि यूनियन ऑफ के इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए के सबसेट है एक्स का, और यहाँ पर हमने साबित कर दिया एक्स सबसेट है यूनियन ऑफ ए के। तो हेंस एक्स इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ए के।
अब सिंस एक्स इज कंप्लीट, एक्स हमारे पास कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है, और बेयर कैटेगरी थ्योरम ये कहता है कि हर कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस सेकंड कैटेगरी की होती है, कि हमें कोई एक ऐसा मिलेगा जो नोवे डेंस नहीं होगा, जो कि ओपन बॉल कंटेन करेगा। वो ओपन बॉल हम कह देते हैं कि बी नॉट है, बी एक्स नॉट आर, जो कि सबसेट है ए के नॉट का। अब हम यहाँ से प्रूव ये करने के टी एन जो है वो बाउंडेड है, यानी कि वो यूनिफॉर्म बाउंडेड है। हमने लेट एक्स बिलोंग्स टू एक्स, कैपिटल एक्स में से कोई पॉइंट लिया आर्बिट्रेरी नॉट जीरो। हम इसकी मदद से एक नया वेक्टर बना देते हैं, z इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस गैमा एक्स, वेयर गैमा इज इक्वल टू आर ओवर टू नॉर्म ऑफ एक्स। यहाँ पर हमने गैमा की ये वैल्यू क्यों ली है, आर ओवर टू मॉड ऑफ एक्स। अगर इसको हम गैमा की जगह पुट करें तो हमें जो z माइनस एक्स नॉट मिलनी चाहिए वो लेस देन आर मिलनी चाहिए, ताकि वो भी उसी बॉल के अंदर कंटेन कर जाए, क्योंकि हम ओपन बॉल एक चाहिए ना। तो जब हम ये वैल्यू गैमा की जगह पे पुट करेंगे तो z माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू आर ओवर टू मॉड ऑफ एक्स इंटू एक्स, और दोनों तरफ नॉर्म अप्लाई करेंगे तो आर ओवर टू मॉड ऑफ एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स आर बाय टू मिल जाएगा, जो कि लेस देन आर है। आर हमने यहाँ पे इसलिए लिया क्योंकि हमें आर चाहिए था, और टू से हमने इसलिए डिवाइड किया क्योंकि हमें रेडियस को लेस देन आर रखना था, और मॉड ऑफ एक्स से हमने इसलिए डिवाइड किया क्योंकि मॉड ऑफ एक्स से हमें वहाँ यहाँ पे कैंसिल करवाना था इसको, इसलिए हमने गैमा की ये वैल्यू ली। इसका ये मतलब हो गया कि जी भी जो बिलोंग करके बी एक्स नॉट से जो ओपन बॉल थी और वो कंटेन कर गई ए के नॉट में। अब यहाँ से जी और एक्स नॉट दोनों एक एक नॉट में चले गए। जब इन पे दोनों पे अलग अलग टी एन अप्लाई किया, टी एन नॉर्म इंटू जी लेस इक्वल टू के नॉट हो जाएगी, और एक्स नॉट पे भी जब टी एन अप्लाई किया तो टी एन नॉर्म लेस इक्वल टू के नॉट हो जाएगी। अब इस स्टेप से हम x की वैल्यू निकालेंगे, एक्स आर एक्स इंटू आर ओवर टू नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी माइनस एक्स नॉट, एक्स इज इक्वल टू टू नॉर्म ऑफ एक्स ओवर आर इंटू जी माइनस एक्स नॉट। अब दोनों तरफ हमने टी एन अप्लाई करना है, फिर उसकी नॉर्म लेनी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा टी एन एक्स नॉर्म इज इक्वल टू टू नॉर्म ऑफ एक्स ओवर आर इंटू टी एन जी माइनस एक्स नॉट इंटू नॉर्म। और नॉर्म की प्रॉपर्टी यह है कि a माइनस बी का नॉर्म इक्वल टू होता है टी एन, जो है लहदा लहदा अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर टी एन जी माइनस टी एन एक्स नॉर्म आ जाएगा, और जो कि लेस इक्वल टू होता है टी एन जी का नॉर्म प्लस टी एन एक्स नॉट का नॉर्म। हमने पीछे कहा था टी एन जी जो है वो भी लेस देन के नॉट है, और टी एन एक्स नॉट भी लेस देन के नॉट है, और टी एन जी की वैल्यू के नॉट प्लस टी एन एक्स नॉट की वैल्यू के नॉट प्लस के नॉट टू के नॉट हो गया, विच इज इक्वल टू फोर के नॉट ओवर आर इंटू एक्स नॉर्म। अब x को हम दूसरी तरफ डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि x नॉन जीरो है, और लेस देन इक्वल टू फोर के नॉट ओवर आर, इसको हमने c का नाम दे दिया क्योंकि ये पूरा एक कांस्टेंट है, हमने इसको c का नाम दे दिया। टी एन एक्स नॉर्म ओवर इनकी जो रेशो है टी एन एक्स नॉर्म ओवर एक्स की नॉर्म की रेशो का जो सुप्रीमम है वो हमें टी एन देता है। जब हमने सुप्रीमम लिया तो हमें मिल गया टी एन नॉर्म इज लेस और इक्वल टू सी, जो कि हमने प्रूव करना था। दैट्स इट। किसी को कोई क्वेश्चन है? नहीं नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है। बहुत अच्छा प्रेजेंट किया आपने, माशाल्लाह।